everyone and welcome to my another video. I'm Citrali Wande, currently studying Samara State Medical University, Russia. मैं 5th ईयर में मेडिकल स्टूडेंट हूँ एंड मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अपनी नीट फेलियर स्टोरी कि कैसी क्या चीज़ें रही, कैसे मेरा अब्रॉड आने का डिसीजन हुआ। तो प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप ये वीडियो एंड तक के देखिए एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि अच्छा लगता है यार जब एक मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो एक्चुअली जो नीट फेलियर स्टोरी जो होती है, मतलब फेलियर क्या मतलब तुम्हारी कोई भी गलतियाँ, खामियाँ, फेलियर्स को ऐसे प्लेटफॉर्म पे शेयर करना एज अ गर्ल, मतलब एक लड़की के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज काफ़ी सारे लोग जज करते हैं, तुम्हारी फैमिली, सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ये वीडियो बनाने का, बट फाइनली मैंने आज डिसाइड किया कि नहीं, आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर ही लूँगी। तो सबसे पहले मैंने नीट दिया था 2017 में। 2015 में मेरा 10th पास आउट है एंड 2017 में मैंने सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम दिया था अपने 12th के साथ। एंड मेरी कोई ख़ास कोचिंग थी नहीं, क्योंकि एक्चुअली अभी इतना सारा है ऑनलाइन का प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे मतलब यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारे नीट के वीडियोज़ आपको मिल ही जाएँगे। बट हमारे ज़माने में मतलब लाइक 90s की जनरेशन में ही मान लो, या फिर आज से 5 साल पहले इतना ऑनलाइन का नहीं था। तब जियो की सिम आई थी, तो हम लोग वो वाले हैं जहाँ पे हमेशा वो 10 रुपए का 11 रुपए का रिचार्ज लेकर के नेट पैक मारते थे। तो इतना उसमें ऑनलाइन की चीज़ें नहीं थी और बहुत कम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, मुझे तो लगता है ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स कोई थे ही नहीं उस वक़्त। तो काफ़ी सारे दिक्कतें हुई, लाइक हाँ, उस वक़्त पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। जैसे 2017 में मैंने जब पहली बार नीट दिया तो उस 2016 में पीएमटी थी। उसके बाद जब मेरा 1 साल मतलब 11th खत्म हुआ, तब पता चला कि 2017 में जो होगा कि एआईपीएमटी होगा, मतलब नीट का एग्ज़ाम होगा। पहले एआईपीएमटी था, वो नीट हुआ था तब। तो 1 साल हमारा खत्म होने के बाद हमें पता चला कि नीट का एग्ज़ाम होगा करके। तो फिर जब पता चला, बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे सब लोग कि कैसे क्या होगा, ऐसा-वैसा जो सबको। बस फिर उसके बाद 2017 में नीट दिया मैंने, तब मेरा स्कोर 300 के करीब-करीब था एंड ठीक है, 300 के ऊपर था, 350 के नीचे था। तो ऐसा था कि चलो ठीक है, स्कोर विदाउट कोचिंग आया है, सही है, ऐसे। तो ऐसा नहीं था कि मैंने पूरी तरह से कोचिंग नहीं ली थी, मैंने कोचिंग ली थी, बट सब क्रैश कोर्स के फॉर्म में थी एंड क कोचिंग बहुत ज़्यादा महँगी थी। लाइक उस वक़्त कोचिंग के पैसे 2.5 लाख, 1,60,000, 1,60,000 फीस थी उस वक़्त। तो उसके बाद फिर मेरा स्कोर आया एंड फिर सबको ऐसा लगा कि क्योंकि हमारे में मैं मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा था कि कोचिंग लगा के नहीं मिलती थी उतनी ईज़िली। तो मुझे 12th तक की कोई भी कोचिंग नहीं मिली थी। तो उसके बाद बिना कोचिंग के इतना स्कोर आया तो सबको लगा कि हाँ, चलो, मतलब ऐसे केस में मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे भाई ने सपोर्ट किया कि हाँ, चलो, तुम किसी और ने करा ना करा हो, बट मेरे फैमिली ने, मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और बोला कि चलो तुम ड्रॉप ले लो। फिर मैंने ड्रॉप लिया एंड 2018 में मैंने फिर से नीट का एग्ज़ाम दिया। तो उस वक़्त मेरा स्कोर अच्छा खासा आ गया। अच्छा खासा क्या ही आया, 400 आ गए थे, ठीक है? बट फिर भी 2018 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उस वक़्त मेरा मन नहीं था, थोड़ा-सा था कि ड्रॉप लूँ, नहीं लूँ, ऐसा लगता है कि यार 400 आ गए, 100 ही तो लाने हैं, मैं कर लूँगी और मेहनत, हो सकता है मेरे से गलती हो गई, ये वो। और जितनी भी बार मैंने बहुत कम, मैंने किसी अपनी फैमिली में आज तक किसी की मैंने शादी अटेंड करी ही नहीं है। तो ऐसा लगा कि हाँ, चलो हो जाएगा, एक बार और फिर से ड्रॉप देते हैं। तो मैंने 2019 में फिर से नीट का एग्ज़ाम दिया एंड फिर से मेरा क्लियर नहीं हुआ। तुम लोगों ने बहुत लोगों की ऐसी कहानियाँ सुनी होगी कि हाँ, जिन्होंने ड्रॉप लिया और जिनको एम्स मिल गया, ये मिल गया, बट मेरी फेलियर स्टोरी फेलियर ही रह गई और मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। बट इन सब के बाद मतलब मैंने तो तुम्हें बहुत शॉर्ट में बता दिया क्या-क्या हुआ, बट एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें थी। जैसे कोई आता था, कैसी चल रही है पढ़ाई, ऐसे-वैसे काफ़ी सारे ताने तुम लोगों को सुनने को मिलते हैं कि हाँ, इसके उसका इसका इसका फलाने का तो हो गया, तुम्हारा नहीं हो रहा है। 2 साल से एक ही एग्ज़ाम दे रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे भी लोग बोलते थे, ठीक है? मैं उतनी मिडल क्लास फैमिली से हूँ, जहाँ पे रिलेटिव्स आके ताना मारते थे कि हाँ, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या, फिर शादी करवा दो, ये ऐसा भी बोलते हैं, क्योंकि एक लड़की के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बहुत सारे माँ-बाप आज भी ऐसे ही हैं, हम कितना भी बोल लें कि सोसाइटी मॉडर्न हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, बट आज भी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, तुम्हारे ही अपने रिलेटिव्स, स्पेशली मराठियों में ये चीज़ें ज़्यादा होती है, ऐसा मुझे लगता है। तो कि जो आकर के बोलते हैं कि ठीक है, इतना क्या तुम पैसा लगा रहे हो लड़कियों पे, कल जाके शादी ही तो करानी है, शादी के लिए पैसा बचा लो। बट मेरी मम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती एंड
मुझे 2018-17 में क्रैश कोर्स लगा के मिला, 2018 में भी कोचिंग थी। 2019 में मतलब मेरा ऐसा था कि मुझे फिजिक्स के लिए कोई खास अच्छा टीचर कभी मिला नहीं और मुझे फिजिक्स ही नहीं जमता था बिकॉज मुझे मैथ्स नहीं आता था और मैंने 12th में मैथ्स ड्रॉप कर लिया था। उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब इसलिए मुझे फिजिक्स नहीं हो पाया, तो इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2019 में जब ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम का जब रिजल्ट आया तो मेरा स्कोर बहुत अच्छा मैंने कैलकुलेट किया था कि ठीक है मेरे आ रहे थे 536, मेरा स्कोर आना चाहिए था मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इतना, बट मेरा स्कोर उतना नहीं आया, 450 से ऊपर ही आया और 500 के करीब करीब इतना मेरा स्कोर आया था एग्जैक्टली। बट फिर उतने में एक भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और जो अलॉट हुआ था वहाँ पे मुझे 3 दिन में डीडी देना था जो मैं नहीं दे पाई एंड वो कॉलेज मुझे नहीं मिला। उसके बाद उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे जानने में अभी तो तुम लोगों के लिए देखने के लिए इतने यूट्यूब पे वीडियोस है, तुम यूनिवर्सिटी हॉस्टल ये वो कैसे जाना है कैसे जाना है ये सब देख सकते हो। उस वक्त में इतनी चीजें नहीं थी, तुम्हें कोई बताने वाला नहीं था कि तुम्हें ऐसे जाना है। ऐसे बहुत दूर 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 जो अमीर घर के लोग होते थे सिर्फ उनके बच्चे अब्रॉड जाते थे पहले, ठीक है। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अब्रॉड जाने वाले में तो बहुत पैसा लगेगा करके ऐसे, तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। बस मुझे ऐसा था कि मुझे मुझे बस एक चीज़ पता थी कि मुझे एमबीबीएस करना है चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया बी फार्म करने के लिए। मेरी मम्मी ने बोला कि तू बी फार्म कर ले, क्या ही होता है, ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर ही बनना है सिर्फ करके, बी फार्म कर ले। तो मैंने पहले तो मेरी मम्मी अब्रॉड के लिए बिल्कुल नहीं मान रही थी क्योंकि एक लड़की का अब्रॉड जाना बहुत मुश्किल होता है। एक लड़की को तो भी लोग चलो भेज देते हैं, बट लड़की को भेजना मतलब बहुत पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है कि तुम बहुत लोग ये आकर मुँह पे बोलते हैं, तुमने लड़की को भेजा? क्यों भेजा? वहाँ से लड़का लेके आ जाएगी, शादी कर लेगी, फिर क्या करोगे? ये चीज़ तो बोलते ही अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो, ठीक है? तो उसके बाद ऐसा था कि बी फार्म के कॉलेज में मैं गई, मैंने सोचा कि चलो ठीक है अब इतना घर वाले बोल रहे हैं, हम मुझे इतना टाइम दिया उसके बावजूद भी मेरा नहीं हो पाया, तो अब इतने तो पैसे है नहीं, तो नहीं अभी एमबीबीएस तो नहीं कर सकती तो बी फार्म कर लेती हूँ। मैं बी फार्म के कॉलेज में गई थी एक दिन, मैंने अपने मतलब वहाँ पे प्रोसीजर वगैरह कराने का सोचा एंड फिर वहाँ जाने के बाद मुझे इतना बुरा लगा मतलब वो कॉलेज में सबको देखकर, सारी चीज़ें देखकर कि काश मैं आज एमबीबीएस के कॉलेज में होती। तो मैं उस दिन घर से भाग गई एंड मैं घर पे ही नहीं आई। जब मेरी मम्मी को सच में लगा कि नहीं इसे सच में एमबीबीएस ही करना है, उसके सिवा ये दूसरी चीज़ नहीं कर सकती, तब मेरी मम्मी बहुत मुश्किल से मानी एंड देन मेरी मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे भाई ने इसमें सपोर्ट किया कि नहीं तू जा और तू एमबीबीएस कर करके। तो उसके बाद हमें नहीं पता था एजुकेशन लोन कैसे लेते हैं, बहुत बैंक में हमने जा कर के पूछा तब लोग बोले थे मिलता है, कोई बोलता था रशिया के लिए बैंक लोन नहीं मिलता है, कोई बोलता था उसके लिए नहीं मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें थी। उस वक़्त मेरे वक़्त कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं था, ठीक है? तो फिर मैंने मतलब सोचा कि चलो ठीक है अभी चलते हैं। मम्मी ने बोला कि हम पर्सनल लोन लेंगे, मैंने 6 लाख का पर्सनल लोन लिया। मैंने ऑरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इसलिए चुनी क्योंकि नागपुर से एक लड़की थी, जब मैंने क्रैश कोर्स किया था मेरी कोचिंग में, वहाँ से एक लड़की थी जो चली गई थी 2017 में ही वो चली गई थी एंड 18-19 मैंने ड्रॉप लिया, मैं 19 में गई थी। तो अरुंधति दलाल करके जो थी वो चली गई थी, तो उससे मैंने पूछा कि तुमने कहाँ से एडमिशन लिया ऐसे वैसे। तो फिर उसके बाद मैंने उस कंसल्टेंसी को रेफर किया, बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि कंसल्टेंसी बहुत ही ज़्यादा वाहियात थी और उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी है मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने फिर ऑरेंबर्ग में जाने का डिसीजन लिया एंड बहुत मुश्किलों से हाँ मतलब मेरे पेरेंट्स माने थे। तो उसके बाद उन्हें जब लगा कि हाँ नहीं सच में एक मौका देना चाहिए, तो वो लाइफ का बहुत बुरा फेज़ था। ऐसा लगता है कि हम किसी लायक ही नहीं है। उस वक़्त मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मेरे से नीट का एग्ज़ाम तो नहीं निकला। कोई भी यही सोचता है 3 साल से तुम 3 ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो फिर भी तुमसे नहीं हो रहा है। बट हर साल नीट का एग्ज़ाम एज़ अ रिपीटर, एज़ अ फ्रेशर जब तुम अप्रोच करते हो तब तुम्हारे लिए एग्ज़ाम ईज़ी होता है। बट एज़ अ रिपीटर जब तुम देखते हो एग्ज़ाम नीट का उतना ही डिफ़िकल्ट होता जाता है क्योंकि तुम्हारा आधा ध्यान कितना भी कुछ भी बोल लो, आधा 20% इंसान का दिमाग तानों की तरफ होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कौन क्या बोलेगा और हम घर वालों को किस मुंह से क्या बोलेंगे और क्या जवाब देंगे, ये टेंशन सबको ही होती है। तो फिर उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे जाना है, मैंने एक्चुअली क्रीमिया यूनिवर्सिटी डिसाइड करी थी क्योंकि मेरे वक्त क्रीमिया की फी थी 1,75,000। जब मैं कंसल्टेंट के पास गई थी मैंने बोला मेरा सिर्फ इशू है बजट का, तुम सबसे सस्ती जो यूनिवर्सिटी होगी वो मुझे बताओ, मैं बाकी सारी चीज़ें मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो तब क्रीमिया का था,
बट हाँ नहीं वो मतलब ऐसा था कि मम्मी मान गई थी, सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं थी। मेरा क्रीमिया में मतलब काफ़ी लेट हो गया था, उस वजह से मेरा क्रीमिया के लिए एडमिशन लेटर, इनविटेशन लेटर नहीं आया। तो इसलिए फिर मैंने फाइनली बजट ना होते हुए भी ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को चुना कि चलो ठीक है, कोई गया हुआ है इस यूनिवर्सिटी में तो मैं भी चली जाती हूँ। बट ये गलती तुम मत करना कि कोई गया है इसलिए तुम उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो इंसान तुम्हें शायद पहचानेगा भी नहीं, ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो फिर अब्रॉड जाने का डिसीजन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि सबको कन्विंस करना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मेरी मम्मी ने मेरे भाई को, और मेरा एक बड़ा भाई है पवन दादा, और मेरे मामा, बस इतने ही 4-5 लोगों को ही पता था कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ, बाकी किसी और को नहीं पता था। हमने किसी को नहीं बताया था, बिकॉज़ इसलिए ऐसा होता है कि मराठी फैमिलीज़ में ना, जब तुम अच्छा करने जाओ ना तो किसी को कुछ मत बताओ, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज़, मेरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, या ऐसी कोई प्राउड फीलिंग नहीं होती कि मैं अब्रॉड जा रही हूँ बहुत तीर मार के। सिलेक्शन नहीं हुआ था यहाँ, मेरी मम्मी आज भी बोलती है यहाँ नहीं हुआ इसलिए हमने तुम्हें वहाँ भेजा। तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ कि हाँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पढ़ने की। तो ऐसे मेरा हुआ था जाने का डिसाइड। उसमें भी ऐसा था कि काफ़ी सारी चीज़ें उस वक़्त मुझे नहीं पता थी, बहुत ज़्यादा। अभी तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर अवेलेबल। तो पार्ट 2 जो मैं डालूँगी, तो मैं इसमें तो पार्ट 2 में तुम लोगों को पता चलेगा कि ऐसे मैंने ऑरेनबर्ग यूनिवर्सिटी को चुना था, कैसे मैं ऑरेनबर्ग पहुँची थी, उस वक़्त क्या-क्या दिक्कतें आई, ये सारी चीज़ें। तो इस तरह मैंने अब्रॉड वाला डिसीजन चुना था। एंड उस वक़्त एक्चुअली बहुत बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फ़ेज़ था इंसान का, लाइफ़ का ऐसा, जिसमें कोई भी आकर के कुछ भी बोल देता था, कोई भी ताना मार देता था, तो बहुत बुरा लगता था। बट आज तक मैंने किसी को भी रिटर्न में कभी भी कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। मेरी मम्मी ने भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बोली, बट मम्मी को भी मैंने आज तक कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। बिकॉज़ देखो, तुम पेरेंट्स ने तुमने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना पैसा लगाया है, 2.5 लाख 3 लाख रुपए तुम्हारी फ़ीस है। तो इतना पैसा लगाने के बाद रिटर्न में जब कुछ नहीं मिलता, तो वो रिएक्शन उनका होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे अगर मेरे बच्चे हो, मैं तो इतना पैसा अपने बच्चों पे लगाऊँ ही नहीं, और लगाऊँ उसके रिटर्न में मुझे कुछ ना मिले, तो ऑब्वियसली मैं तो कोई पूजा तो नहीं करूँगी। गाली ही देगा इंसान, और क्या ही करेगा। तो वो इसलिए ये सारी चीज़ें, पेरेंट्स का रिएक्शन पेरेंट्स पेरेंट्स की जगह सही है, बट हमें हमारा पता है, बट अगर उन्हें भी अगर पता है कि तुमने हाँ सच में मेहनत करी है, उसके बावजूद भी अगर सिलेक्शन नहीं होगा, तो एक चीज़ याद रखना, पढ़ाई और मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी। ये मेहनत तुम्हें कहीं न कहीं ज़िंदगी में कोई न कहीं काम आएगी, या तो तुम्हें कुछ न कुछ सिखा के जाएगी। वक़्त की बात यही है कि अच्छा हो या बुरा, कुछ न कुछ तो सिखा के जाता है। बुरा वक़्त तुम्हें बहुत कुछ सिखा के जाता है कि कौन तुम्हारा है और कैसे। इसीलिए बुरा वक़्त आता है ताकि तुम इंसान अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हो इन सारी चीज़ें देख कर के। और किसी को, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अगर कोई कुछ आकर बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, किसी के लिए भी कुछ भी रिएक्शन नहीं, ना तुम्हें किसी के लिए अपने मन में खराब रखना है, ना किसी को कुछ बुरा बोलना है। बिकॉज़ जैसे तुम लोगों ने सुना ही होगा कि महाभारत में जब श्री कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गालियाँ दी थी, उसके बाद उन्होंने अपना चक्र चलाया था। तो हम तो फिर भी इंसान हैं, तुम्हें हम माना, हाँ, गलती तो हमारी ही है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, उस वजह से ही सुना रहे हैं। सुन लेना यार, कोई बात नहीं, क्योंकि यही लोग हैं, जब तुम सक्सेसफुल होंगे तो बोलेंगे कि हाँ, हाँ, नहीं बहुत मेहनत करी थी इसलिए सिलेक्शन हुआ, ठीक है? और यही लोग हैं जो सिलेक्शन नहीं होगा तो यही बोलेंगे कि देखा, घूमने जाता होगा, पढ़ाई नहीं करी होगी इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सक्सेस अगर तुमने अचीव कर ली, सिर्फ कॉलेज अगर तुम्हें मिल गया, तो सब बोलेंगे बहुत मेहनत करी यार, बहुत दिन रात बैठा रहता था। तो यही चीज़ें हैं, लोगों की चीज़ें, लोगों के कहना, लोगों के जो व्यूज़ है, ओपिनियंस है, वो तुम्हारे साथ वक़्त के साथ-साथ बदलते रहेंगे। आज ये बोल रहे हैं, कल वो बोलेंगे। तो इन सारी चीज़ों से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने पे ध्यान दो और जो तुम्हें करना है वही करो। मैं तो तुम्हें यही बोलूँगी। बाकी जो मेरी गलतियाँ रही, इन गलतियों से तुम सीखो और ये गलतियाँ मत दोहराओ। मेरा मेन ये वीडियो डालने का मोटिव यही चीज़ था कि तुम लोग इस मेरी गलतियों से सीखो, और जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ तुम ना दोहराओ।